कि जो हमारे टीचर्स हैं एंड लाइक जो क्वेश्चंस जो वो कराते हैं क्लास में, उन अप्रोचेस को सीख के उससे एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है आपको, जो थिंकिंग आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड उससे भी ऊपर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने तक आप कंफर्टेबल रहते हो। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तो पहले से ही अच्छे होते हैं अपने एकेडमिक में, तो इन बच्चों को पढ़ाना थ्रू आउट द ईयर कैसा होता है, और फिर क्या लगता है कि कैसे ये आगे चल के कर पाएंगे, क्या रैंक हासिल कर पाएंगे, इस पे कितना कॉन्फिडेंट हो पाते हैं आप लोग? जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, ये सारा चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। एक अच्छा एनवायरनमेंट, टाइमली इसको शुरू किया जाता है, टाइमली बैच कंप्लीट होता है, इनके पास अच्छा टाइम होता है। बार बार ये प्रूव भी किया टॉप 10 के अंदर रैंक ला करके, 9th रैंक, 2nd रैंक, 5th रैंक, ऐसे समय समय पर बच्चों ने हमें टॉप 10 में रैंक दी है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाई हो। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अब तक के वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि अ डे इन लाइफ ऑफ, या आपने भी देखा होगा, अ डे इन लाइफ ऑफ जेईई एंड नीट एस्पायरेंट्स इन कोटा। लेकिन आज का वीडियो में होने वाला है अ डे इन लाइफ ऑफ टॉपर बैच इन कोटा। यानी कि जो भी टॉपर, तो खैर ये मान लो आपकी जो ऐसी बैचेस कोचिंग में जो बनती है जिसे टॉप बैचेस कहा जाता है, तो उनमें किस तरीके के टीचर्स उन्हें मिलते हैं और क्या क्या उन्हें और फैसिलिटीज़ मिलती है। हालांकि मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ये नहीं दिखाना चाहते, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। हर बैच में भाई अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन उनमें से भी जो भी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू और अलग से एक बैच बनाया जाता है जिनमें बच्चे जाते हैं, तो उनमें क्या क्या फीचर्स उनको मिलती है उसके बारे में आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अगर आप भी इन बैचेस में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर 20 to 30 मिनट्स का हम वॉक इन एंड एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए 7 o'clock पे मेस में चले जाते हैं। उसके बाद फिर 7:30 तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम 7:45 पे वैन आती है। उसके बाद फिर हम 8 o'clock पे यहाँ रेजिडेंस स्टडी रूम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ रेजिडेंस में हम सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर हमें कुछ डाउट्स होते हैं तो यहाँ पे डीसी सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं रेजिडेंस के द्वारा, जहाँ हम अपने डाउट्स टीचर्स के पास लेकर जाते हैं और वो हमारे डाउट्स को एड्रेस करते हैं। फिर 12:45 पे यहाँ भी वैन रहती है और वो हमें हॉस्टल तक ड्रॉप करती है। फिर हम वहाँ लंच करते हैं। फिर हम वहाँ रेस्ट करने के बाद 2:30 पे वहाँ पे फिर वैन आती है। फिर 2:45 पे हम वैन से रेजिडेंस आते हैं। फिर यहाँ पे हमारी क्लासेस 3 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हमारी क्लासेस ईच डे 3 क्लासेस लगती हैं 1.5 आवर्स की, और बीच में इस क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है। फिर हमारी क्लासेस 8 o'clock पे ओवर हो जाती है। फिर क्लासेस के बाद अगर हमें कोई डाउट रहता है तो हमारे टीचर्स बाहर ही बैठे रहते हैं और वो हमारे डाउट्स को एड्रेस करते हैं। जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट होते हैं वो एक एक चीज़ हमें फिर से दोबारा बताते हैं अगर हमें कहीं भी डाउट हो। 8:30 तक हम अपने हॉस्टल पहुँच जाते हैं। फिर हम वहाँ पे अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर 9 o'clock तक हम अपने रूम में वापस चले जाते हैं। 9 o'clock से हम अपना होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर 12 o'clock तक जितना हो पाता है उतना होमवर्क करते हैं। सो फाइनली वी आर एंटरिंग एंड वी आर मीटिंग अपकमिंग टॉपर्स। क्या बोला जाए आप लोगों को? जैजियंस, अपकमिंग जैजियंस। यस सर। जैजियंस तो आप लोग हो ही से, जैज बैच में हो। काफ़ी सुना है मैंने इस बैच के बारे में। आप लोगों के सिलेक्शन पक्का माने हम लोग, यानी कि इंटरव्यू का मौका दे रहे हो आप लोग हमें रिजल्ट आने के बाद? जी बिल्कुल। जी एडवांस का। जी अभी आप लोग कोटा में हो, यहाँ पे रेजिडेंस में हो, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कोटा में आके? कैसी पढ़ाई वगैरह चल रही है, मतलब कि क्या अलग फील आ रहा है आपको ऐसा? तो जैसा कि हमने कोटा के बारे में सुना था कि शिक्षा की काशी माना जाता है कोटा को, तो यहाँ आके जैज़ बैच में आके हमें वही सेम एसेंस आ रहा है। सो एक्चुअली जब आप अपने टीचर्स को देखते हो आपके साथ साथ मेहनत करते हुए, तो उससे बड़ा आई गेस कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। जो आपके साथ टीचर्स हमेशा लगे हुए हैं, आपके साथ आपका होमवर्क करवाते हैं डेली का। तो मैं जैज़ बैच में मैंने यही चीज़ फील की कि जो हमारे टीचर्स हैं दे आर बेस्ट फॉर मी, द वे दे टीच आर इज़ बेस्ट फॉर मी एंड लाइक जो क्वेश्चंस जो वो कराते हैं क्लास में, उन अप्रोचेस को सीख के उससे एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है आपको, जो थिंकिंग आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड उससे भी ऊपर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने तक आप कंफर्टेबल रहते हो एंड बहुत स्मूथली जाता है। एंड पढ़ाई का बिल्कुल वो प्रेशर नहीं देते, हमें कुछ नहीं होता हमारे ऐसा। एंड मेरा जैज़ बैच में सिलेक्शन ओलंपियाड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हुआ था, जिसमें लाइक आई क्वालिफाइड NSC JS, जिसकी वजह से मेरे को जैज़ बैच मिला एंड आई एम वेरी
कॉन्फिडेंट ऑन माई डिसीजन कि इससे मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ऑल थैंक्स टू रेजो कि जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छे से मैनेजमेंट जिस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। डेली टू डेली टीपीटी होते हैं हमारे टॉपर्स प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें एडवांस लेवल से भी ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड उनको करने के बाद हमें लगता है कि हाँ, हमसे नए कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स जो अप्रोचेस हमें सिखाते हैं, उन अप्रोचेस से लाइक हम नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। होमवर्क एकदम एडुकेट अमाउंट में क्वेश्चंस देते हैं जो कि डेली के डेली हम हमेशा कर पाते हैं। डिस्कशंस हमारे डेली होते हैं जो कि एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है डेली डिस्कशन करवा पाना, बट हमारे टीचर्स शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन उन्होंने डिस्कशन ना किया हो। द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड द लेवल ऑफ शीट मॉड्यूल्स जो हमें जैज़ बैच में मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उन असाइनमेंट्स, उन पेपर्स, उन DPPs से लाइक आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हो तो आपको लगता है वो ये तो हमारे किया जैसा क्वेश्चन है, ये तो हम आराम से सोच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। बाकी फूडिंग वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे रिलेटेड कोई इशू या कुछ भी ऐसा आपको फील हुआ? अब ऑनेस्टली बोलूँ तो घर का खाना तो नहीं मिल सकता, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बाकी वो पढ़ाई के साथ साथ पता नहीं चलता। और मेन थिंग इज़ कि हम फ्रूट्स एंड ये सब भी कंज्यूम करने को दिया जाता है, जिसकी वजह से मिल्क एंड इन सब की वजह से हमारा बैलेंस डाइट बना रहता है। सिलेबस मोर देन 50% कंप्लीट हो चुका है। इट इज़ नियरिंग टू 60 to 65%। मैनी ऑफ द चैप्टर्स आर कवर्ड। इन फ्यूचर आई होप कि अगर कोई भी हम नए टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे तो वो भी हम कर लेंगे विद इन द गिवन टाइम लिमिट। तो अभी एज ऑफ नाउ माई क्यूमुलेटिव स्कोर इन टेस्ट इज़ अराउंड 70%। एंड 70% के बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है दैट आई कैन स्कोर अंडर 100 रैंक इन मेंस एंड एडवांस एज वेल, बिकॉज माई ड्रीम कॉलेज इज़ IIT दिल्ली CS ब्रांच। जैज़ बैच ये बनाने के पीछे का क्या रीज़न क्या था, मतलब कि क्या है इस बेसिक फंडामेंट इस बैच के पीछे? जैसे अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो रेजोनेंस में पहले हम बच्चों का सिलेक्शन टेस्ट लेते थे। सिलेक्शन टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे उन बच्चों का एक अलग बैच बनाया जाता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस अगर वो हमारे सिलेक्शन टेस्ट में नहीं बैठ पाते तो उस केस में उन बच्चों को हम कैटर नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा बेसिक आइडिया जैज़ बैच में ऐसा था कि जिन बच्चों ने नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मे बी इंडियन THE एग्ज़ाम है या जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्ज़ाम है, तो जो 10th तक के स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जिन बच्चों ने भी मैथ्स ओलंपियाड में या जूनियर साइंस ओलंपियाड में NTSE एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है, उनके लिए हमने एक अलग से बैच प्लान किया कि इन बच्चों का हम एक अलग से टेस्ट लेंगे एंड बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस इन दीज एग्जाम्स ऑल्सो दे विल बी गिवन लेट्स से एडमिशन इनटू दिस बैच। और इसके लिए हमने स्पेशली कुछ फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की कि अगर बच्चा हमारे सिलेक्शन टेस्ट में भी जो जैज़ का एक अलग से होता है उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, देन वी विल प्रोवाइडिंग दैम लेट्स से हॉस्टल ऑल्सो, एंड दैट हॉस्टल, उस हॉस्टल में हम जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पे जाके डाउट क्लासेस भी लेंगे, उनके जो पर्सनल डाउट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे हॉस्टल में, जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अगर मैं बोलूँ कि बेसिक आइडिया तो यही था कि जो बच्चे हमारे सिलेक्शन टेस्ट में बैठ नहीं पाए हैं उनको भी हम एक अच्छा एकेडमिक जो है वो इनपुट प्रोवाइड कर सकें। दैट वाज द बेसिक आइडिया इनिशियल जो हमने शुरुआत की थी। अब जो बच्चे जब रजिस्टर में एडमिशन लेते हैं, उनकी क्लासेस शुरू होती है, तो इन बच्चों को पढ़ाने का ऐसा कोई विशेष, ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न है या हम किसी ऑर्डिनरी बच्चे को वो चीज़ नहीं दे रहे हैं या उसको वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। इन सारे बच्चों को एक साथ रखने का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि बच्चे आपस में कम्पीट कर पाते हैं। एक नॉर्मल बच्चा अगर कोई इसको सवाल, क्लास में कोई सवाल करा रहे हैं या कोई क्वेश्चन बैंक उसको दिया जा रहा है DPP के फॉर्मेट में, या रेगुलर टेस्ट लिया जा रहा है, पीरियोडिक टेस्ट उसके हो रहे हैं, कोई शीट उसको डिस्कस करने के लिए दी जा रही है घर पर, तो एक ऑर्डिनरी बेस के अंदर सारे बच्चे उसको उतनी अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके नहीं आते। लेकिन यहाँ जो जेड बैच है उसके अंदर जो भी बच्चा प्रेजेंट है वो हर बच्चा उन क्वेश्चंस को बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट कर आता है, और उसको जो भी दिखता है, जैसे मान लो कभी कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता, तो एक ऑर्डिनरी बेस में क्या होता है कि बच्चे को लगता है यार मैं होमवर्क करके नहीं आया तो मेरे पास वाला बच्चा भी होमवर्क करके नहीं आया, तो इतना डिमोटिवेट नहीं होता। लेकिन इस तरह के बैचेज में हर बच्चा एक से बढ़कर एक होता है, अच्छे लेवल का होता है, तो उसको लगता रहता है कि आज मैं अगर होमवर्क करके नहीं आया ना तो मेरे आसपास के दोनों बच्चे होमवर्क करके लाएं। तो मतलब वो एक एनवायरनमेंट दे पाते हैं बच्चों को। जो अच्छा बच्चा होता है इसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाते हैं। दूसरी बात, अलग अलग जो ऑर्डिनरी बच्चा है उसके भी टेस्ट पेपर वही हो रहे हैं, उसको भी मटेरियल वही मिल रहा है,
लेकिन इन बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी बच्चे के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है रेजिडेंस के अंदर, या उनको हम कम एजुकेट कर रहे हैं या उनको कम मटेरियल दे रहे हैं, मटेरियल वही दे रहे हैं, लेकिन वो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के होते हैं, इसलिए इनको हम अलग से मटेरियल भी देते हैं, अलग से इनके पीरियोडिक टेस्ट भी कराते हैं। जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनको हम TPT का नाम देते हैं, टॉपर्स प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये उनके हर 3 वीक में जो रेगुलर टेस्ट हो रहा है उसके अलावा इन बच्चों के ये टेस्ट देते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप टू द मार्क ऑफ JEE लेवल, JEE एडवांस लेवल के होते हैं या उससे हायर लेवल के होते हैं ना। इसके अलावा जब इनका कोर्स पूरा होता है तो एक तो हम टाइमली पूरा कर पाते हैं, ताकि कोर्स अगर टाइम पर पूरा होता है, कम से कम हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं इन बैचेस के अंदर, ताकि बच्चे को जब संडे अगर मिले फ्री तो उसमें या तो उनके हम ओलंपियाड प्रैक्टिस टेस्ट करा पाएँ जिनको वो देने वाला है, जब वो 11th में आएगा या जो 12th में आएगा तो उनको हम उनकी प्रैक्टिस करा पाते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट पेपर कंडक्ट करा पाते हैं, ये उसका फ़ायदा होता है। या अगर संडे को कोई टेस्ट नहीं भी है तो बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी, अपने हॉस्टल में सेल्फ स्टडी कर पाता है। इन सबका इम्पैक्ट लास्ट के रिजल्ट में आता है। कोर्स भी टाइम पर पूरा हो रहा है, कोर्स टाइम पर पूरा होने का ये एडवांटेज मिल पाता है कि कोर्स पूरा होने के बाद जब JEE मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है या JEE मेन का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है या एडवांस का एग्जाम आ रहा है, तो उस बीच करीब हम 2-3 महीने का टाइम मिल पाता है। तो इसमें रेगुलर DPPs के अलावा, रेगुलर रिविजन DPPs के अलावा हम इनके स्पेशल DPPs भी करा पाते हैं, जिसमें सवाल JEE एडवांस लेवल से आगे बढ़कर होते हैं। मतलब इस बैच में हम बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस करा पाते हैं, बच्चा भी सेटिस्फाइड रहता है, हम लोग भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और इसलिए एंड रिजल्ट फिर फाइनली बहुत अच्छा है, एक्सेप्शनल आता है। तो इनडायरेक्टली मान लो कि जो घर से ही एक, देखो जो विज्ञान या मैंने इंजीनियरिंग की जो लाइन है, साइंस की जो पढ़ाई है, इसमें बहुत सारे बच्चों में जन्मजात क्यूरियोसिटी होती है एक मैथमेटिक्स के प्रति, साइंस के प्रति, और वही सब चीज़ें इनके छोटी उम्र के अंदर इनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट भी करती है। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट जो खोज होती है, जैसे कहते हैं कि हम जानना ही चाहते हैं, तो वो जो इच्छा इनकी, हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत, उन्हें एक ऐसे अच्छे टीचर की ज़रूरत, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन को बनाती है। तो जब हमारा बैच शुरू होता है तो हम खुद इस बारे में हमें खुशी होती है कि एक अच्छे बच्चों का ग्रुप बन रहा है। और जैसा पहले ही डिस्कशन में आया है कि जैसे अच्छे बच्चे हैं तो हमारे को कोई, मतलब एज सच, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंटेंट वाइज हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, हम इतने सारी चीज़ें जानते हैं, तो हमें एज सच कोई यूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमें रिजल्ट चाहिए, जैसे ओलंपियाड लेवल तक के हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हमारा कंटेंट जो है बिल्कुल बेसिक 1 2 3 से शुरू होकर के सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये है कि हमें वो बच्चा चाहिए जो सारी इन्फॉर्मेशन कैच कर ले, जो इनमें अच्छी कैपेबिलिटी होती है। दूसरा, इस ग्रुप की कॉम्बिनेशन की वजह से, जैसे एक दूसरे को जो इंस्पायर करते हैं बच्चे, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। जैसे बार बार ये प्रूव भी किया टॉप 10 के अंदर रैंक ला करके, 9th रैंक, 2nd रैंक, 5th रैंक, ऐसे समय समय पर बच्चों ने हमें टॉप 10 में रैंक दी है। कि JEE के बारे में हमने काफ़ी बात किया, नीट के बारे में भी, कि नीट में भी कोई ऐसी बैचेस बनती है और बनता भी है, तो क्या आप अलग से क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हालांकि मुझे लगता है कोर वही चीज़ें रहती होंगी JEE और नीट में, जो भी ये टॉप बैचेस बनते होंगे, कि अच्छा से अच्छा लेवल का कंटेंट डिलीवर किया जा सके। तो क्या अलग आप उन्हें दे रहे हैं, क्या अलग कंटेंट दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल्स, इन सब के? सर जैसे मैं बताऊं कि आपने कहा कि जो फंडामेंटल है वो सेम है, तो सेम बैच जो JEE के लिए बनता है वो जैज़ होता है, तो मेडिकल के लिए मैथ्स होता है। एंड नीट एग्जाम इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि यहाँ पर 720 मैक्सिमम मार्क्स है, तो 700 प्लस में आपको 100 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इवन अगर आपकी 695 रैंक है, आप हो सकता है कि आप आउट ऑफ 200 हो जाओ, इतना क्लोज कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। तो अकेडमिक प्रिंसिपल्स तो सेम है, सारे बैचेस के इनका कॉमन टेस्टिंग भी होती है, पर यूनिक कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो उसमें ये होता है कि जो मैंडेटरी हमारी चीज़ें हैं लाइक NCERT है या मॉड्यूल है या नोट्स हैं, उसके अलावा हम इनको एक सेपरेट हैंडआउट्स देंगे। उन हैंडआउट्स में ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक पे और फर्दर एनालिटिकल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि एक डाइजेशन का छोटा सा टॉपिक है, MCQ आएगा स्ट्रेट, किसी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, बट इस अलग कंटेंट में या अलग टेस्टिंग में, TPT या क्लास टेस्ट में हम उनको वो देंगे कि ये चीज़ ऐसी ही क्यों है। बिकॉज साइंस है साइंस, अगर हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमें बायोलॉजी में सब कुछ याद करना है, बट मेरा ये मानना है कि जब आप नॉन लिविंग साइंस में लॉजिक ढूंढते हो, तो जो लिविंग साइंस है उसमें लॉजिक नहीं हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली हमारी अप्रोच यहाँ ये रहती है कि आप हर चीज़ का एक रूट कॉज जानो, कि कोई भी वर्ड क्यों डिज़ाइन किया गया है, आप कोई सिस्टम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। जब आपके पास लेबोरेटरी में होने वाली नॉन लिविंग रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शन के लॉजिक है,
तो आपकी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके भी डेफिनेटली लॉजिक होंगे, उनकी नीड होगी, सिग्निफिकेंस होगा। तो इस अप्रोच के साथ जब हम पढ़ाते हैं, 2 साल पूरे इस अप्रोच के साथ हम पढ़ाते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो बेसिकली बस जाता है उनमें, वो इतना यूज टू हो जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कि हाँ उन्हें पता है कि चीज़ बहुत ऑब्वियस है और इसके लॉजिक भी आपके पास है, आपको याद नहीं करना है। अब एग्जाम में बहुत कम टाइम है, अब एक स्टूडेंट है जिसके मान लीजिए कि 716 मार्क्स आ रहे हैं, एक क्वेश्चन उसका मिस हो गया, छूट गया, गलत हो गया, तो वो गलती इस वजह से होती है, ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई में कमी रखी होगी, वो गलती इस वजह से कि एक गलत कोई इन्फॉर्मेशन याद रह गई, किसी पॉइंट पे वो मिस हो गया। एक्सप्लेनेशन AR वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि 2 स्टेटमेंट सही है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिलेशन है या नहीं उनके बीच में। उस पॉइंट पे आगे जो परफेक्शन हम चेज करना चाह रहे हैं, उस तरह से प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको ये वाला एक्सपोज देना बहुत जरूरी है कि आप रियल टाइम में चीज़ें जानो। तो इनके लिए एक स्पेशल टीम बनी हुई है जो कि इनसे जुड़ी हुई, जैसे इनके हॉस्टल, जैसे हमने बताया कि इन बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था रखी गई है, तो वहाँ पर ये इनकी इस चीज़ की देख रेख की जाती है। और बीच बीच में कभी कभार हम इनके साथ में पुराने जो बैचेस रहे, हमने ट्रिप भी किया है, कहीं घूमने भी गए कभी किसी के साथ, है ना। ये एज सच कॉम्बिनेशन की बात होती है कि हमारा कोर्स और टाइमिंग किस तरह का सेटल हो रहा है, ये टाइम फ्री आ रहा है, तो किसी एक दिन हम साथ में कहीं पिकनिक स्पॉट पे कहीं चले गए। तो एज सच मतलब बच्चे से पर्सनली हम हमेशा कहते हैं ये बात कि आप विद इन द क्लास, हम अगर पढ़ाने के संबंध में डिस्कशन करते हैं तो क्लास के बाहर निकलने के बाद आप अपने से रिलेटेड कोई बात कहना चाहें कह सकते हैं। जो मैं मैथ्स ओलंपियाड को देखता हूँ, मैथ्स ओलंपियाड में थोड़ा सा डिफरेंट है और ये डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। डिफरेंट ये है कि मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस पूरा जो 11th-12th की मैथमेटिक्स है उससे मैच नहीं करता। 11th-12th की मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स है, जो भी कुछ अपने मैथमेटिक्स में है उसका एप्लीकेशन पार्ट, जैसे कैलकुलस पढ़ा तो उसका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इस प्रकार से। जबकि जो ओलंपियाड मैथमेटिक्स है दैट इज़ बेसिकली कोर मैथमेटिक्स। तो इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर जितने बच्चे ओलंपियाड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनको अलग से टाइम देना पड़ता है, और साथ में अराउंड 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनको ऐसे पढ़ने पड़ते हैं जिन्होंने आज तक कभी नहीं पढ़े होते हैं, वो बेसिकली मैथ्स के सिलेबस में है ही नहीं। तो इसलिए मैथ्स ओलंपियाड के लिए जितने भी बच्चे फ्यूचर में भी एस्पायर करना चाहते हैं, तो ये है कि उसके अंदर केवल 11th-12th की मैथ्स से काम नहीं बनता है, ना ही 10th तक की मैथ्स से कोई काम बनता है। 3-4 ऐसे टॉपिक है जो कि आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो एक तो उसकी ग्रूमिंग, अपन लोग अगर कोई बच्चा मान लो अपने को लगता है कि यार एस्पायरिंग है और वो टॉपिक्स जो है बिल्कुल कोर मैथमेटिक्स के एनालिसिस के टॉपिक्स है, तो उसके अंदर ये पार्ट है कि भाई वो जो एनालिसिस पार्ट है वो बच्चे के अंदर, जैसे सर ने बोला ना, बिल्कुल सही बात बोली सर ने, कि वो थोड़ा सा उसमें हल्का सा प्रेजेंट होना चाहिए, थोड़ा सा बिट होना चाहिए, उसको अपन ग्रूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन आम के पेड़ पर अमरूद नहीं लगा सकते। थोड़ा बहुत हो तो काम बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, अपन अगर ओलंपियाड के लिए अपन 9th क्लास से बच्चे को पकड़ते हैं कि अपन को लगता है कि यार इस बच्चे में थोड़ा सा मैथ्स का एज है, तो अपन उस एज को धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और 9th and 10th में ओलंपियाड की पूरी अलग से क्लास लगती है। विद IIT JEE के साथ या जो एडवांस की स्टडी के साथ ओलंपियाड की क्लास नहीं लग पाती, क्योंकि टॉपिक ही अलग है, सब्जेक्ट ही अलग है, उसका मटेरियल भी अलग होगा, टीचिंग भी अलग होगी, एनालिसिस भी अलग होगा, टेस्ट भी अलग होगा, और वो इतना सिस्टमेटिकली प्लान्ड है कि एवरी ईयर रेजोनेंस ओलंपियाड में सिलेक्शन निकलता है। वो मटेरियल बिल्कुल विद टाइम डेवलप भी हो गया है 20 ईयर्स में, और आगे उसको लगातार फर्दर अपन डेवलप भी करते जा रहे हैं कि वो पूरा एक पैटर्न है, बेसिकली एक सेट स्ट्रक्चर। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई देता है, सुबह ये ले लो, शाम को ये ले लो, अगर आपने सिंसियरली दवाई खा ली बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही जो पुराना इंस्टीट्यूट है उनके पास एक सिस्टम बना हुआ है, जो टीचर्स हैं 20 ईयर्स 30 ईयर्स पढ़ा रहे हैं, और हर साल वो n नंबर ऑफ बैचेस को पढ़ाते हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है इस टॉपिक में बस तू ये कर, इससे काम बन जाएगा, इसके अंदर ये ट्विस्ट, ये टर्न है, यही है, ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, ये चीज़ पूछेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ पूछेंगे इस बात का ध्यान रखना है। तो वो जो एक्सपीरियंस टीचर है ना, एक्चुअली उसके साथ बैठने का ये बेनिफिट है कि आपको बिल्कुल गाइड करते स्मूथली लेके जाएगा, और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो सर ने बोला डिफरेंस ऑफ सिंसियरिटी ही अमंग बैचेस रहता है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता। कंटेंट सेम है, लेकिन बच्चा उसको कितनी सिंसियरली ग्रास्प कर रहा है, उसके अंदर आने वाले डाउट को जो उसके खुद के मन में आ रहे हैं वो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है तो डाउट दूर हो जाएगा। एज फार एज ओलंपियाड है कि ओलंपियाड की तैयारी अलग से होती है और मच बेटर होती है। ये है कि डेफिनेटली बच्चे को अलग से एफर्ट देना पड़ेगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस बैच में सिलेक्शन वगैरह होता है। तो अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं
तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। रेजोनेंस की एक तरह से वेबसाइट का ही मैं लिंक आपको दिया है और आप भी इस बैच में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी आप रैंक सोचते हैं रेजोनेंस के साथ जुड़ के इस बैच में हासिल करना वो कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।